आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हेमोफीलिया क्या होता है, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और ये आया कहां से। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पंडित, आप देख रहे हैं हेमोफिलिक कैन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हेमोफीलिया वर्ड आया कहां से। ये हेमोफीलिया वर्ड जो है वो आया है दो ग्रीक वर्ड से। जो ये जो हेमोफीलिया स्पेलिंग है हेमोफीलिया, इसको हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है हेमो जिसका ग्रीक वर्ड है हाइमा, और दूसरा वर्ड है फिलिया जिसका ग्रीक वर्ड है अफेक्शन। यानी ये ब्लड का अफेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए ये इसका नाम पड़ा है हेमोफीलिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बताता हूँ हेमोफीलिया कितने टाइप के होते हैं। हेमोफीलिया तो इनिशियली जब मैं छोटा था उस वक्त मैंने सुना था फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ही होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, जैसे रिसर्च बड़ा हुआ, मैंने ये देखा कि फैक्टर 5 भी होता है, फैक्टर 7 भी होता है, फैक्टर 11 भी होता है, और पता नहीं और कुछ नया आया होगा तो लेटेस्ट का मुझे पता नहीं है। लेकिन मेन आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के ऊपर। अच्छा, ये फैक्टर होता क्या है? फैक्टर अपने एक ह्यूमन बॉडी में फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 14 तक फैक्टर्स होते हैं। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, इसके कम होने से ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली फैक्टर 8 या फैक्टर 9 में ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम देखी जाती है। मुझे फैक्टर 8 डिफिशियंसी है जो कि लेस देन 1% है। अब बात करते हैं कि हेमोफीलिया आया कहां से, हेमोफीलिया होता क्या है। हेमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, पूर्वजों से आता है, जेनेटिकली ये आगे बढ़ते जाता है। इसमें मोस्टली मदर कैरियर होती है और चाइल्ड सफरर होता है, यानी फीमेल इज ऑलवेज कैरियर इन दिस डिसऑर्डर, और चाइल्ड यानी मेल चाइल्ड सफरर होता है। आगे मैं बताऊंगा कि मदर से चाइल्ड में कैसे जाता है और डॉटर में कैसे जाता है और चाइल्ड में कैसे जाता है। सबसे पहले ये डिसऑर्डर जो है वो क्वीन विक्टोरिया में पाया गया था। रिसर्च के मुकाबले ये बताया जाता है कि क्वीन विक्टोरिया में ये डिसऑर्डर म्यूटेशन के वजह से आया था, यानी उनके बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ म्यूटेशन हुआ था जिनकी वजह से उनके बच्चे हेमोफिलिक कैरियर और सफरर हुए थे। क्वीन विक्टोरिया के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक लड़का था और 2 लड़की थी। लड़के का नाम था लियोपोल्ड, वो हेमोफिलिक था और वो कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी, वो ज़्यादा दिन नहीं थे। उनके बाद था एलिस, उनकी डॉटर का नाम था एलिस जो कैरियर थी। उनके बाद दूसरी डॉटर का नाम था बैट्रीस, वो भी डॉटर थी और कैरियर थी। उसके बाद एलिस को आगे जाके एक लड़की हुई जिन्होंने आगे जाके नाम बदल के अलेक्जेंड्रा रख दिया। 1894 की बात है ये आज से समझो 130 साल के आसपास हो चुका है इस चीज़ को। उसके बाद एलिक्स को एक लड़का हुआ एलिक्सिस, वो चाइल्ड था यानी वो लड़का था, और वो 1904 में उनको डिटेक्ट हुआ ये प्रॉब्लम। तो ये था क्वीन एलिजाबेथ का हिस्ट्री। हेमोफीलिया कहाँ से पता चला, कहाँ से आते जा रहा है, ये 1890 के पहले की बात है, यानी अराउंड 1860 के आसपास की बात है। तब क्वीन विक्टोरिया के को डिटेक्ट हुआ था कि वो जेनेटिकली म्यूटेंट होने की वजह से वो हेमोफिलिक कैरियर बन गई। और ये जेनेटिकली म्यूटेट क्या होता है, ये जो ह्यूमन बीइंग है ये पहले बंदर था, बंदर से धीरे धीरे होमोसैपियन बना, फिर सैपियन बना, फिर वो अब जाके वो इंसान बन गया, नॉर्मल इंसान। तो ये म्यूटेशन के वजह से जीन चेंज होके ये स्टेज आगे बढ़ता है। वैसे ही क्वीन विक्टोरिया के बॉडी में कुछ म्यूटेशन होने की वजह से वो कैरियर बन गई थी, और उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो मैं भी एक क्वीन विक्टोरिया का वंशज हूँ, या कोई भी हेमोफिलिक पर्सन वंशज हो सकता है। तो अब जानते हैं कि फैक्टर आया कहाँ से। करीब करीब 1900 ईयर में, यानी हम लोग 2020 ईयर में रहते हैं, ये 120 साल पहले की बात है। 1900 ईयर में ये साइंटिस्ट ने ये डिफाइन किया था कि अपना जो ब्लड है उसको डिफरेंट ग्रुप्स और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये उसमें से फिर साइंटिस्ट लोग ने प्लाज्मा डिराइव किया, क्रायो का आइडेंटिफिकेशन हुआ। यानी साइंटिस्ट ने पहले ब्लड को ग्रुप में और टाइप्स में डिवाइड किया, फिर प्लाज्मा निकाला, प्लाज्मा को बाहर किया, फिर क्रायो को बाहर निकाला। क्रायो ये एक शॉर्ट फॉर्म नाम है, इसको हम लोग फुल फॉर्म में क्रायो प्रेसिपिटेट
बोलते हैं। क्रायो को हम लोग एक तरह से क्लॉटिंग फैक्टर भी समझ सकते हैं। उसके बाद क्रायो डेवलप होता गया, वो साइंटिस्ट लोग ने और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च किया, फिर क्रायो में से फैक्टर को, के बाद क्रायो में से धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग ने फैक्टर को निकाला। फिर उस वक्त हम लोग फैक्टर को फैक्टर कॉन्सेंट्रेट के नाम से जानते थे। तो ये फैक्टर सबसे लेटेस्ट, उस टाइम का सबसे लेटेस्ट फैक्टर कॉन्सेंट्रेट जो था मेडिसिन था, जो कि एक आम आदमी कहीं भी काम करते वक्त या घर पे बैठ के वो मेडिसिन ले सकता था। तो ये था फैक्टर का हिस्ट्री। अब हम लोग जानेंगे कि एक पर्सन को हीमोफीलिया होता कैसे है, ये जेनेटिकली आगे आगे कैसे जाता है, और मैं हीमोफिलिक कैसे बना। अगर एक फीमेल कैरियर है तो ये 50-50% चांस है कि उसकी जो डॉटर है वो कैरियर होगी या नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक फीमेल अगर कैरियर है तो उसकी डॉटर भी कैरियर होगी, ये ज़रूरी नहीं है, ये 50-50% चांस है। और अगर एक फीमेल कैरियर है तो ये भी 50-50% चांस है कि उसका जो लड़का होगा वो भी 50% चांस है कि वो सफरर होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं हीमोफिलिक पर्सन हूँ, मेरा छोटा भाई है वो हेमोफीलिया पेशेंट नहीं है। सो यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन हो जाता है, दिस इज 50% चांस कि कोई भी हेमोफिलिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैरियर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आते हैं, अगर कोई लड़का सफरर है और उसको लड़की होती है तो ये 100% पॉसिबल है कि वो कैरियर ही होगी। यस, ये बात एकदम कंफर्म है कि अगर कोई लड़का सफरर है तो उसकी लड़की कैरियर होगी। लेकिन अगर कोई लड़का सफरर है और उसको लड़का होता है तो वो कैरियर नहीं होगा, ना तो वो सफरर होगा, यानी हीमोफीलिया वहां पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे हीमोफीलिया जेनेटिकली आगे नहीं जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक फीमेल ही कैरियर कैसे बनती है, एक फीमेल की वजह से ये डिसऑर्डर जो है ये आगे कैसे चला जाता है। नॉर्मली फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि उनके मदर से आता है। वो लड़के को उसके मदर से मिलता है एक्स क्रोमोसोम। और जो फीमेल जिसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है उसमें से अगर एक एक्स क्रोमोसोम भी अफेक्टेड रहा तो वो कैरियर बन जाती है और वो डिसऑर्डर को आगे भेज देती है। अपने लड़के के पास एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम लड़के के पास चला जाता है या लड़की के पास चला जाता है और ये चेन आगे बनते जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं हीमोफिलिक हूँ, उसका मेरा फैमिली हिस्ट्री क्या है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मेरे जो पूर्वज हैं उनके तरफ से, मेरी नानी को मैं जानता हूँ, उनके पहले के पूर्वज को नहीं जानता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं फीमेल इज ऑलवेज कैरियर एंड मेल इज सफरर, यानी कहीं ना कहीं मेरी मम्मी कैरियर होगी और मम्मी के पहले नानी कैरियर होगी या नानी के पहले और भी कोई कैरियर होगा। लेकिन मैं कैसे हूँ वो मैं बताता हूँ। मेरी नानी के 5 भाई थे और पांचों के पांचों भाई 5-6 साल के उम्र तक ही जी पाए, वो उससे ज़्यादा नहीं जी पाए। यानी मेरी मम्मी के मामा कोई 5-6 साल के उम्र से ज़्यादा नहीं जिया। और ये मेरी नानी छोटी बच्ची थी उनके मम्मी की, तो नानी को भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है कि क्या हुआ था। ना तो मेरे मामा हेमोफिलिक पर्सन है, ना तो मेरी मौसी कैरियर है, दोनों मौसी कैरियर नहीं है, ना तो उनके बच्चे कोई कैरियर है, ना सफरर है। तो अब आते हैं मेरी मम्मी का केस पे। मेरी मम्मी जब मैं वोम में था मम्मी के पेट में, तब उस वक्त मेरे नाना को पावर हाउस में जॉब लगा था और क्वार्टर भी मिला था पावर हाउस में। और ये रिसर्च डिफाइन करता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पावर हाउस के नियर बाय रहती है तो पावर हाउस के रेडिएशन के वजह से उनका बॉडी म्यूटेट हो जाता है और उनका चाइल्ड हेमोफिलिक चाइल्ड हो सकता है। तो मेरे केस में 2 केस है, अभी तक क्लियर नहीं, मुझे भी खुद नहीं समझ में आया कि मैं किस केस के वजह से हेमोफीलिया पर्सन बना हूँ। हाँ, ये 2 केस की वजह से मैं हेमोफिलिक बना हूँ, ये मुझे थोड़ा समझ में आता है। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बच्ची है एंड मुझे ये चीज़ पता है कि वो बच्ची मेरी कैरियर है। सो ये था मेरा हेमोफीलिया का लाइफ हिस्ट्री, मतलब चेन हिस्ट्री। मैं हेमोफिलिक कैसे बना उसका चेन हिस्ट्री और मेरे आगे कैसे जा रहा है इसका हिस्ट्री। अब हम लोग आते हैं कि एक हेमोफिलिक कितना सीवियर है, कितना मॉडरेट है, उसके ऊपर उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग बात करते हैं। तो मैं सीवियर हेमोफीलिया हूँ। मेरा जो टेस्ट हुआ था फैक्टर एस से टेस्ट उसको बोलते हैं,
वो फैक्टर ऐसे टेस्ट में मुझे फैक्टर 8 जो है वो लेस देन 1% आया, यानी लेस देन 1% यानी 1% भी नहीं है। दैट मीन्स आई एम सीवियर हीमोफीलिया। अगर 1% से 5% के बीच में, मुझे तो लेस देन 1% है, लेकिन अगर 1% है किसी को और 1% से 5% के बीच में किसी को है, तो वो बंदा बन जाता है मॉडरेट हेमोफीलिया। अब अगर 5% से ज़्यादा यानी 6% से 30% तक अगर फैक्टर का लेवल है बंदे के बॉडी में, तो वो बंदा माइल्ड हेमोफिलिक बन जाता है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हु इज सीवियर एंड हु इज माइल्ड एंड हु इज मॉडरेट। एंड ये जो चीज़ है ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दोनों के लिए है, दोनों में सेम फैक्टर लेवल के वजह से डिफाइन किया जा सकता है या क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं ये हेमोफीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में। हेमोफीलिया का ट्रीटमेंट जो फैक्टर लेवल कम होता है उस फैक्टर को इन्फ्यूज करने से होता है। जैसे कि मुझे फैक्टर 8 की कमी है तो फैक्टर 8 इन्फ्यूज करूंगा तो मुझे जहां भी ब्लीड है वो ब्लीडिंग रुक जाएगा और वहां पे जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो ठीक हो जाएगा। ये जो फैक्टर 8 है ये नॉर्मली हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है। मुंबई में ये थाने सिविल हॉस्पिटल या केईम हॉस्पिटल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। ये फैक्टर जो है ये बहुत ही कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने की वजह से हम लोग इसे परचेज नहीं कर पाते हैं और इसका सेल्फ ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है मेडिसिन देने के लिए, वो इंजेक्शन देने के लिए। ये इंजेक्शन मेडिकल में अराउंड 25 से 30 रुपया पर यूनिट मिलता है। अगर एक आदमी 50 किलो का है और उस आदमी को 30% करेक्शन देना है तो फिर उसको 1500 यूनिट फैक्टर लगेगा। और अगर 1500 यूनिट फैक्टर को 25 से 30 रुपये से मल्टीप्लाई करें, चलो हम लोग 25 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि मिनिमम कॉस्ट है। 50 किलो का आदमी 30% करेक्शन देना है तो उसको 1500 यूनिट फैक्टर देना पड़ता है। और 1500 यूनिट 25 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करें तो 37,500 रुपीज़ का उसको इंजेक्शन लेना पड़ेगा नॉर्मल मेडिकल से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल में ये अवेलेबल नहीं होता है, कम से कम 4-5 दिन पहले एडवांस में बताना पड़ता है कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो वो लोग 4-5 दिन के अंदर अरेंज करते हैं। लेकिन ये जो ब्लीड है वो इंस्टेंट होता है, एक दिन में तुरंत ब्लीड हो जाता है। ना तो इसका प्रायर नोटिस आता है कि ब्लीड होने वाला है, ना तो कुछ पता चलता है पहले से कि ब्लीड हो सकता है। तो हम लोग को इसके वजह से, ये इतना कॉस्टली होने के वजह से हम लोग को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये जो मैंने कॉस्ट बताया 25 से 30 रुपया, ये रिकॉम्बिनेंट फैक्टर का प्राइस है। लेकिन अगर बंदे को प्लाज्मा डायरेक्ट फैक्टर चाहिए तो प्लाज्मा डायरेक्ट फैक्टर मार्केट में 12-13 रुपए में मिल जाता है। और हमारा जो एनजीओ है, हेमोफीलिया सोसाइटी जो एनजीओ है, वो आपको सिर्फ 10.5 रुपए में प्लाज्मा डायरेक्ट फैक्टर प्रोवाइड करा देता है। ये फैक्टर इतना ज़्यादा महंगा होने की वजह से हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से हम लोग को गवर्नमेंट के ऊपर बार बार प्रेशर डालना पड़ता है हमको मेडिसिन पहुंचाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप के ब्लीड पे कितना यूनिट फैक्टर लगता है। अगर एक हेमोफिलिक बंदे को नॉर्मल ब्लीड है, नॉर्मल ब्लीड यानी जॉइंट ब्लीड, ये जॉइंट पे, ये जॉइंट पे, नी जॉइंट, इस टाइप का कोई भी जॉइंट पे नॉर्मल ब्लीड है तो उसको मिनिमम 30% करेक्शन देना पड़ेगा। अगर 50 किलो का आदमी है 30% करेक्शन तो 50 × 30 = 1500। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन क्लियर दिख जाएगा। तो अगर 50 किलो का आदमी है लेकिन उसको ब्लीड सीवियर है, नी जॉइंट बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गया है, हिप में बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में उसको 50% करेक्शन देना पड़ता है। यानी 50 kg का आदमी है, 50% करेक्शन देना है, यानी 50 × 50 = 2500। 2500 यूनिट उसको फैक्टर लगाना पड़ता है सीवियर ब्लीड होने की वजह से, ज़्यादा ब्लीड होने की वजह से। अच्छा, अगर जीआई या आईसी ब्लीड है बंदे को तो उसको 80% तक करेक्शन देना पड़ता है। यानी आईसी यानी किसी के ब्रेन में ब्लीड है, जीआई यानी उसके पेट में ब्लीड है, हेमाटोमा जो हो जाता है पेट में वो ब्लीड है। ये ऐसा अगर खतरनाक ब्लीड है तो उसको 80% तक करेक्शन देना पड़ता है। अगर किसी हेमोफिलिक पर्सन का सर्जरी है तो डॉक्टर्स 100% करेक्शन भी देते हैं। 100% करेक्शन का मतलब क्या हुआ, 50 kg का आदमी है और उसको 100% करेक्शन देना है, यानी
50 इंटू 100 इज इक्वल टू 5000 यूनिट का उसको फैक्टर देना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 5000 यूनिट फैक्टर अगर एक बंदे को लग रहा है तो उसका 25 रुपए के हिसाब से, यानी रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 25 रुपए का आता है मिनिमम, तो 25 रुपए के हिसाब से उसका फिगर लैक्स में जाएगा। और ये मेडिसिन सिर्फ कुछ घंटे बॉडी में काम करता है और मैक्सिमम 12 घंटा काम करता है। उसके बाद इसका असर धीरे धीरे कम होता है, यानी अगर बॉडी में मेडिसिन गया तो वो 100% फंक्शन करता है सिर्फ 12 घंटे तक। उसके बाद उसका असर थोड़ा कम होता है, 80% असर होता है, फिर धीरे 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 3 दिन तक उसका असर 0 तक पहुंच जाता है। अलग अलग बॉडी के हिसाब से, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये परसेंटेज वेरी कर सकता है। बॉडी का असर जो होता है दवाई का वो वेरी कर सकता है, किसी को हफ्ते भर भी चल सकता है बॉडी में, किसी को 10 दिन भी बॉडी में रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी फैक्टर की पूरी जानकारी, कितना फैक्टर लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। अगर कौन सा फैक्टर अच्छा है, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर अच्छा है कि प्लाज्मा डायरेक्ट फैक्टर अच्छा है, कौन सी कंपनी का फैक्टर अच्छा है, क्या क्वालिटी होता है, ह्यूमन ब्लड से बनाया जाता है या किसी और चीज से बनाया जाता है, इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई हीमोफिलिक पेशेंट है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बंदे को कहीं भी चोट लग जाने पे इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ब्लैक स्पॉट आ जाता है, ब्लैक काला नीला हल्का सा दाग होता है, उस टाइप का अगर स्पॉट आता है तो आप एडवाइस कर सकते हो नियरेस्ट इम्यूनो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके टेस्ट कराने का, फैक्टर ऐसे रिपोर्ट का टेस्ट कराने का। या फिर किसी आपके नियर बाय किसी बंदे को ब्लीडिंग होता है, कट जाता है या कहीं से भी ब्लीडिंग होता है और वो ब्लीडिंग नहीं रुकता है, तो आप उस बंदे को एडवाइस कर सकते हो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहां पे इम्यूनो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके हेमोफीलिया का फैक्टर ऐसे टेस्ट कराए। उससे डिटेक्ट होता है कि कौन हेमोफिलिक है और नहीं है। अगर आप इस चीज के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हो तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाके अपने नियरेस्ट एनजीओ ऑफिस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा एनजीओ हर एक सिटी में, मोस्टली हर एक स्टेट में अवेलेबल है। एक दिन मैं ऐसे ही फुर्सत में बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि शायरी लिखा जाए। जी हाँ, मैं कभी कभी शायरी भी लिखता हूँ। तो मैंने अपने हीमोफीलिया के ऊपर अपने ब्लड ब्रदर्स के लिए एक मोटिवेशनल शायरी लिखा है। तो वो शायरी कुछ इस तरीके से है कि इस कठिन जिंदगी को मैंने किसी तरह जी लिया, इस कठिन जिंदगी को मैंने किसी तरह जी लिया, सारे गमों को मैंने शरबत समझकर पी लिया। ऐ मेरी जिंदगी, मैंने जिस दोस्त के साथ जीना अब सीख लिया, उस दोस्त का नाम है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तालिया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मैंने हीमोफीलिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे दी है और ये भी मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि आपको बहुत कुछ नॉलेज इसमें जो है मैंने ऐसा दिया है जो आपको सच में नहीं पता था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलती की है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, मैं अगले वीडियो में उस गलती को सुधार दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।